हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 3.2 को प्रॉपर तरीके से कवर कर दिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 4 और इसी में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी वन शॉट होने वाली है, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप लोग को फिर लगे कि वीडियो अच्छी है, तुम्हारे लायक है, आपको के पढ़ने के लायक है, तो आगे वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज का ये क्वेश्चन है जो प्रश्नावली 4.1 है, इसको करने से पहले कुछ अपन अध्याय 4 के बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। क्योंकि अपना अध्याय 4 है वो तो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अपना अध्याय 4 है तो कौन सा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये अपना अध्याय 4 है। तो कुछ अपन चर से संबंधित, चर अचर है ना, चर वाले रैखिक समीकरण, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और बेसिक चीज़ अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आगे इन सवालों को करना बहुत आसान हो जाता है। आई होप मेरी बात को आप लोग समझ चुके होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो आइए कुछ इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन डायरेक्टली आएंगे अपने क्वेश्चनों पर। तो आइए अपन कॉपी और पेन के साथ पहुंच चुके हैं। तो हमारा पेन और कॉपी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है ना। आइए तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसा कि हमारा कि चैप्टर यही है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम चर के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। इससे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं, चर है ना, चर राशि या चर संख्या, है ना। चलो चर संख्या कर देते इसको, है ना, चर संख्या, या इसको हम राशि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर राशि, क्या बोलते हैं इसे, इसे चर राशि भी बोलते हैं, है ना। आई होप आप लोग समझ गए मेरी बात को। चलिए, तो चर संख्या क्या होती है, चर, तो जो चर होता है अपना वो होता है एक्स वाई जेड। और ये जो चर संख्या होती है इसके मान कभी भी किसी भी वक्त बदल जाते हैं। अभी x का मान लीजिए 10 है, तो आगे चल के वो 11 भी हो सकता है ना, वह 5 भी हो सकता है, वह 6 भी हो सकता है, वह 7 भी हो सकता है। मतलब कि चर संख्या का मान नियत नहीं रहता है, इसी के कारण उसे चर संख्या को एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि एक्स वाई जेड या यू आर एस, है ना, भी, ये जितने भी आते हैं ये आते हैं हम अपने चर संख्या के अंतर्गत। क्योंकि इनका हर एक का मान बदलता रहता है, इसका मान स्थायी नहीं होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें हम चर संख्या बोलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। क्योंकि चर संख्या का मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है, कभी भी उसका मान नियत नहीं रहता है। आइए बात करते हैं अचर राशि की, है ना। तो अब अचर राशि क्या होती है, अचर राशि, है ना, अचर राशि या अचर संख्या वही है ना। चलिए, ये क्या होती है, तो इसका मान क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, इसका मान नियत होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, क्योंकि ये ऐसे अपने मान होते हैं कि यदि किसी भी समीकरण में 2 लिखा है तो वह 2 ही रहेगा, वह 4 नहीं बन सकता है ना। अगर 3 है तो वह 3 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, है ना। इसका मान क्या होता है, नियत होता है। इनका मान, अचर राशि का मान नहीं बदलता है ना। लेकिन चर राशि का मान क्या होता है, बदलता रहता है। कभी एक्स के स्थान पर 10 आता है, तो कभी एक्स के इस स्थान पर 11 आता है, तो कभी एक्स के स्थान पर 5 आता है, तो कभी 6 आता है ना। तो उसे बोलते हैं सॉरी चर राशि, है ना। जिसका मान बदलता रहता है उसे बोलते हैं चर राशि, है ना। और एक्स वाई जेड से इसे निरूपित किया जाता है। और जो अपना अचर राशि होती है वह 1 2 3 4 संख्या के रूप में होती है ना। जिसका मान नियत होता है, उसका मान कभी भी नहीं बदलता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए मेरी बातों को। आइए, अब अपना क्वेश्चन है, अपना चैप्टर है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं, है ना। क्या होता है, आइए थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्योंकि इसी पर आधारित अपना क्या होगा, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, है ना, व्यापक समीकरण से। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, दो चर वाले, दो
दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले, ध्यान दीजिएगा, दो चर मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, है ना। तो इसमें दो चर की बात कर रहे हैं। आइए, तो पहला चर क्या है यहाँ पर, एक चर तो अपना होता है एक्स, क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स, यही तो होता है ना, एक्स प्लस वाई। ये कौन से चर वाला है, चर वाला है कि नहीं, प्लस बराबर में शून्य। अब यहाँ पर दूसरा चर देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है अपना ए एक्स बी वाई प्लस सी बराबर शून्य, सी बराबर शून्य। ये जो फॉर्मूला होता है ये कहलाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, जिसमें, या कि फिर बोल दे जहां ए बी सी क्या है, एक अचर संख्या है, मानने हैं अपन, है ना, जहां अपन मानेंगे, जहां हम क्या मानेंगे, जहां ए बी सी एक क्या होगा, एक अचर संख्या है, क्या है, एक अचर संख्या है, क्या है, एक अचर संख्या है। जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप लोग को यह चीज क्लियर हो जाएगी, है ना, कि ये कैसे अचर संख्या है। तो यहाँ पर अचर संख्या मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संख्या के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। अगर नहीं मिला रहेगा, संख्या के रूप में नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, संख्या के रूप में अपन को उसे बदलना पड़ेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, जहाँ ए बी सी एक क्या है, अचर संख्या है। तो ए बी सी की जगह अपन क्या रखना है, एक अचर संख्या को मान निकाल के रखेंगे, तब में जाके हमारा क्या होगा, आगे सवाल सॉल्व होगा। तो आप लोग इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूले का व्यापक रूप इसे याद करिए, क्योंकि आगे यह बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आई होप इस चीज़ को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया और आपको यह चीज़ समझ में भी आ चुका है। आ गया क्या समझ में? चलिए, तो प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए, एक थंब भेज दीजिए कि यस सर हमें यह चीज़ समझ में आ चुकी है। चलिए, अब यहाँ पर चलते हैं प्रश्नावली 4.1 में। कहाँ चलते हैं? यहाँ चलते हैं प्रश्नावली 4.1 में चलते हैं। बहुत ही तरीके के साथ इसको पढ़ने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ प्रश्नावली 4.1। आइए देखते हैं बुक में इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है ना। इससे पहले भी मैंने कई बार बताया है कि आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने बुक को साथ में रख कर के बैठें, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकता, है ना। क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो इसको लिखने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग अपने बुक को लेके बैठ साथ में, एक बार मैं बुक का क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग को दिखाऊंगा, उसके बाद क्या करूँगा, मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो आइए चलते हैं, एक बार बुक देख लेते हैं। चलिए, तो अपन बुक में आ चुके हैं। आइए इसका क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि एक नोटबुक की कीमत, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना, गौर करिएगा तो ही समझ में आएगा। तो क्या बोल रहा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से, मतलब नोटबुक, है ना, जो हम फेयर कॉपी बनाते हैं उस फेयर कॉपी की कीमत पेन की कीमत से क्या है, दुगनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। अब रैखिक समीकरण अपन को क्या करना है, लिखना है। क्या करना है, एक रैखिक समीकरण क्या करना है, अपन को लिखना है, मतलब रैखिक समीकरण बनाना है ना। यहाँ पर संकेत में क्या दिया, संकेत थोड़ा सा पढ़ लीजिए। संकेत, मान लीजिए नोटबुक की कीमत क्या है, x रुपये है। नोटबुक की कीमत क्या है, x रुपये है, और कलम की कीमत क्या है, y रुपये है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग बुक सामने रख लीजिएगा, है ना। एक बार पुनः बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या, दुगनी है। मतलब जो नोटबुक की कीमत है वह कलम से क्या है, दुगनी है। क्या है, कलम से क्या है, दुगनी है
है ना। तो आइए चलते हैं पेन और कॉपी के साथ, तो समझ में आएगा। चलिए, है ना। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन को पढ़ा है, तो हमने क्वेश्चन को क्या पढ़ा है, मान लेते हैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पहला क्वेश्चन और उसका मैं लिख देता हूँ सॉल्व, है ना। आप लोग क्वेश्चन को अपनी बुक से लिख लीजिएगा। चलिए, तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है, दोगुनी है ना। मतलब कि जो नोटबुक है उसकी कीमत पेन की कीमत से ज़्यादा है, ऐसा ही है ना। और हमारा नोट्स में, सॉरी, संकेत में, है ना। पहले संकेत पढ़ते, संकेत में क्या बताया है कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत क्या है, एक्स है। क्या है, नोटबुक की कीमत एक्स रुपए है ना। तो यहाँ पर मानना है ना। शुरुआत करेंगे, माना नोटबुक, माना नोटबुक की कीमत बराबर एक्स रुपए हो गया, है ना। और कलम की कीमत, है ना, संकेत में लिख दिया पहले से ही, है ना। तो क्या है, कलम की कीमत बराबर क्या है, वाई रुपए है। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोला था कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से क्या है, दुगनी है। क्या है, दुगनी है। तो मतलब कि नोटबुक की कीमत क्या है, एक्स बराबर, और कलम की कीमत से क्या है, दुगनी है ना। तो देखिए, ये अपना क्या है, अपना कलम वाई हो गया और एक्स हो गया अपना क्या, नोटबुक। तो नोटबुक की कीमत तो दुगनी पहले से ही है, दुगनी पहले से है। तो इसके लेवल में करना पड़ेगा ना अपन को भी। तो इसको लेवल में करना है तो इसको भी दुगने के बराबर में लेके आना पड़ेगा। तो कलम की भी कीमत हमने क्या कर दी, दुगनी कर दी। तो मतलब कि एक नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत क्या हो गई, दोनों सेम सेम हो गई, है ना। बात आई समझ में। क्योंकि देखिए, नोटबुक की कीमत तो दुगनी पहले से ही है, मतलब एक्स की कीमत दुगनी है कलम की कीमत से। तो हमने क्या किया कि नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत क्या कर दी, बराबर कर दी। क्या कर दी, बराबर कर दी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि 2y किस में, प्लस में है, और बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में आ जाएगा। किसमें, माइनस में आएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। ये बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। और यही हो गया अपना आंसर। यही तो हमने पूछा था ना कि एक रैखिक समीकरण, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हमने ये रैखिक समीकरण लिख दिया, ये हो गया अपना आंसर। बस इतना ही है। मतलब कि प्रश्न पहला हमारा प्रॉपर तरीके से क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कोई दिक्कत हो तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ना। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसे समझ चुके हैं। चलिए, एक बार पुनः चलते हैं प्रश्न दूसरा में, है ना। एक बार मैं बुक दिखाई देता हूँ आप लोग को। चलिए, तो आप लोग को बुक दिखा देता हूँ, प्रश्न दूसरे को चलते हैं। आप लोग भी अपनी बुक अपने पास रखिएगा, है ना। चलिए, प्रश्न दूसरा एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोलता है अपना। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा है अपना, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, ये जो समीकरण दिए हुए इनकी बात कर रहा है ना। तो रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का व्यापक रूप ये दिया हुआ है। और व्यापक रूप में हमें क्या करना है, इस दी हुई समीकरणों को व्यापक रूप में व्यक्त करना है। क्या ना, व्यक्त करना है। और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान हमें ज्ञात करना है, मतलब कि बताना है ना। तो ये क्या है, दो चर रैखिक समीकरण क्या है, व्यापक रूप है। तो ए बी सी, इन तीनों का मान हमें क्या करना है, इन समीकरणों से हमें मान निकालना है। तो बात आई समझ में। तो आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 9 इंटू 3 5, और ऊपर बार क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा है बार का चिन्ह, है ना। तो आइए चलते हैं अपने पुनः पेन और कॉपी के साथ। आइए इसे सॉल्व करते हैं, है ना। ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, अब इसे करते हैं सॉल्व, है ना। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अपना, 2x है तो यहाँ पर 2x रहेगा, प्लस 3y है तो 3y रहेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 9
इंटू 3 5 ऊपर 12 किस में है, प्लस में है, और बराबर की इस पर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये आ गया अपना माइनस में 9 इंटू 3 5 ऊपर 12 बराबर 0। ये बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में, है ना। ठीक है, व्यापक रूप में बन गया है। अब इसकी करना है, अभी बन नहीं, अभी ये समीकरण बना है, सॉरी अभी ये समीकरण बना है। अब इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लेंगे क्या, एक समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। अब ये जो ऊपर समीकरण लिखा हुआ है ये, अब इस समीकरण में इसे सेंटेंस को तुलना करना है, क्या ना, तुलना करना है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर चलिए इसका तुलना कर देते हैं अपन फटाक से। तो a बराबर क्या है यहाँ पास 2, क्या है a बराबर क्या है अपना 2, तो a बराबर क्या है 2। भाई देखो ये समीकरण 1 है अपना, तो समीकरण 1 की तुलना अब इस वाले व्यापक रूप से करना है। तो a का मान क्या है, x तो पहले से लिख, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो a के स्थान पर क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे ना। ठीक है, अब बात करते हैं b, ये b है और ये y है, तो b के स्थान पर क्या 3 है, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3, कोई दिक्कत नहीं। और ये माइनस है ना, तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो किसका मान है, c का मान है, यहाँ पर c है x तो है नहीं, तो यहाँ पर c बराबर -9.35 ऊपर बारंबार। ये हो गया अपना क्या आंसर, तीनों, ये हो गया अपना आंसर, बस सॉल्व है, इतना ही है अपना आंसर, इतना ही है ना। तो क्या कुछ कठिन इसमें लगा आप लोग को, नहीं कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन है क्या, नहीं कोई कठिन नहीं है। आइए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं लिखे दे रहा हूं, तो अपना दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई का अपॉन 5 माइनस का 10 बराबर का 0। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको लेके चलते हैं, अपने रूप में बनाते हैं, है ना। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्व, इसको मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्व। अब ये x माइनस वाई बाई 5 माइनस का 10 बराबर में 0। अब क्या करना है, ये बटे के रूप में y बटे 5 है, तो क्या मैं इसके बटे में कुछ नहीं है, तो क्या मैं इसके बटे में 1 लिख सकता हूँ, यस बहुत ही आसानी के साथ लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या लेना है एलसीएम, और सिंगल एलसीएम नहीं ले सकते हैं, तो 5 और 1 का एलसीएम यहाँ पर लेता हूँ, क्या लेता हूँ 5 और 1 का एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पर आता है सिर्फ 5, है ना। अब 5 का भाग में 1 के साथ करता हूँ, तो 5 एकम 5 और 5 का गुणा करता हूँ x के साथ, तो ये हो जाता है 5x। चलिए क्या हो गया 5x। अब ये 5 का भाग 5 के साथ कर दूंगा, तो 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, और बचेगा 1 कर दें, 5 एकम 5 कर देंगे, है ना, या तो 0 कर देंगे, 5 5 क्या होगा डायरेक्टली कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर माइनस का क्या बचेगा y, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये क्या है माइनस का है, क्या 10 कैसे का माइनस का है, इसको मैं अगर बराबर की इस साइड लेके जाऊंगा तो किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, क्या यस, ये बन जाएगा प्लस का 10, है ना। और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब इसको मैं बटे के रूप में 1 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत आप लोग इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब तिरक गुणा यहाँ पर कर दीजिए, तिरक गुणा कर दीजिए यहाँ पास। चलिए तो यहाँ पर तिरक गुणा करने पर, तो इसका गुणा अगर मैं इसके साथ कर दूँ, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ कर दोगे तो क्या वही आएगा, क्या वही आएगा 5x माइनस का y, है ना, यही आएगा। और 10 का गुणा 5 के साथ कर दो, क्या होगा कितना जाएगा 50 जाएगा, है ना, 5 10 50 या 10 पना 50। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट
ये 5x है तो 5x ही रहेगा यहाँ पास, ये y है माइनस का तो माइनस का y रहेगा। अब ये क्या 50 किस में है, प्लस में है, बराबर इस पर आ जाएगा तो क्या तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस का 50, ये हो गया बराबर में 0। ये बन गया अपना क्या समीकरण, क्या बन गया, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण 1 की तुलना, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर, आइए कर देते हैं। तो a बराबर क्या है 5 है, तो a बराबर क्या कर देंगे 5, b बराबर क्या y है, तो y में आगे कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है, तो क्या मैं b बराबर -1 है ना, आगे माइनस था तो क्या मैं यहाँ -1 लिख सकता हूँ, यस -1 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना। बचा c बराबर क्या है -50, माइनस क्या 50, यहाँ पर -50 कर सकता हूँ, यस। ये हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। इसमें क्या आप लोग कोई डाउट है क्या आप लोग को, इसमें कोई डाउट कहीं पास नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट, है ना। चलिए मैं यहीं पर कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कर दूँ क्या इसी में मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं न्यू पेज एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ पास, हाँ चलिए मैं न्यू पेज ऐड कर लिया है यहाँ पास। तीसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है अपना माइनस का 2x प्लस 3y बराबर का 6। बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, आइए इसको करके देखते हैं कैसे सिंपल है। सॉल्व करिए, माइनस का 2x है तो 2x प्लस का 3y है, 3y ये प्लस में है, बराबर किस पर आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 0। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर, आइए अपन 0 से कर देते हैं तुलना इसकी। तो a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पास माइनस का 2, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, b बराबर हो जाएगा केवल 3, है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। और c में क्या जाएगा अपना माइनस का 6, तो माइनस का 6, ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया, इसमें कोई डाउट आप लोग को क्या अभी तक नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या आप लोग, कभी वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पास, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 4 क्या बोलता है यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना x बराबर 3y, क्या है x बराबर 3y। आप लोग भी अपनी बुक अपने पास रखिए, क्या मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ कि नहीं। अगर कहीं पर भी मेरा क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सर आप यहाँ पर क्वेश्चन को मिस्टेक कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया क्या, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको भी आगे मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए इसको भी क्या करना है, समीकरण के रूप में बनाना है, आइए बना लेते हैं। चलिए ये x है, x 3y बराबर किस पार है, अगर मैं इसे बराबर इस पार लेके आऊँगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3y, a b, अभी हमें क्या बनाना c, तो c तो यहाँ दिया नहीं, तो क्या मैं प्लस करके 0 लिख सकता हूँ क्या, यस 0 लिख सकता हूँ, बराबर का 0, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं है मतलब क्या है 0 है, क्या है कुछ नहीं है मतलब क्या है 0 है, इसको दे दिया क्या समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 की तुलना कर दो, क्या कर दो समीकरण 1 की तुलना, तो समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, 0 से
करने पर। आइए कर देते हैं आगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा 1। b बराबर क्या है, यहाँ पर -3 है, तो b बराबर -3। c बराबर क्या आएगा यहाँ पर 0, क्या आएगा, c बराबर आएगा यहाँ पर 0। कोई दिक्कत, ये अपना तीनों हो गया आंसर। कोई डाउट आप लोग को यहाँ पास नहीं होना चाहिए किसी प्रकार कोई डाउट, क्योंकि मैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोग गौर से देख रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आप लोग को एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आप लोग वीडियो को देखने में भी लापरवाही कर रहे हैं, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप कैसे वीडियो को देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं या डायरेक्टली आप लोग देख रहे हैं, या मेरी बातों को गौर करके समझ के लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, है ना, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पास भी मैंने तीसरा क्वेश्चन के साथ चौथा क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। आइए बात करते हैं यहाँ पास 5वां नंबर क्वेश्चन की। पुनः चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो मैं 5वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग उसे मैच करिएगा अपनी बुक के साथ। चलिए मैच करिए। तो क्या 5वां क्वेश्चन यहाँ पर यही है क्या कि 2x बराबर -5y, यही क्वेश्चन है क्या आप लोग का। मैच करिए अपने बुक के साथ प्रॉपर तरीके से। चलिए, है ना, गलत तो नहीं किया, कमेंट में करके बताइए मेरे को, ठीक है। चलिए इसका भी सेंटेंस जमाते हैं। आइए जमा लेते हैं। तो ये 2x है तो यहाँ पर 2x ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बराबर के इस पर -5y है, अगर मैं इसे बराबर के इस साइड लेके आऊँगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा 5y प्लस। अब a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, अब c का मान तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो क्या मैं प्लस करके 0 लिख सकता हूँ। यस, लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 तो 0 है ना, उसका कुछ मान होता है क्या, नहीं होता है। तो हमें चाहिए क्या, 0 का मान चाहिए, यानी कि c का मान। तो c का मान तो दिया नहीं है, तो उसको c का मान तो लाना पड़ेगा कहीं कहीं से। हाँ, इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया और आगे लगा दिया 0, और ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ पास नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। चलिए अब क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन समीकरण 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या है का फॉर्मूला है, ये दो चर वाले समीकरण का क्या है, व्यापक रूप है ना, इसको याद रखिएगा। से क्या करना है, तुलना करना है, से तुलना करने पर। आइए इसकी तुलना कर देते हैं। तो a का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पास, हम देख रहे हैं a है, और a का मान क्या है यहाँ पास 2 है। तो क्या मैं a बराबर 2 लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ। चलिए b बराबर क्या है यहाँ पर 5 है, तो b बराबर 5 लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ। c बराबर क्या है, c है, तो क्या मैं c बराबर 0 लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ। यही हो गया अपना आंसर। क्या टफ है क्या, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह क्वेश्चन टफ है ना, बहुत ही आसान है और इजी है। बस क्या है, अपनी मेथड अलग अलग होती है ना। तो हमने बहुत ही इजी तरीके से इजी मेथड के साथ आप लोग को पढ़ा रहा है ना, तो स्वाभाविक सी बात आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलें क्या। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते रहिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है ना। चलिए 6वें में आ सकते हैं अब। चलिए 6वां क्वेश्चन भी आप लोग मैच करिएगा। तो यहाँ पर 6वें में आ चुका हूँ। तो 6वां क्वेश्चन है अपना 3x प्लस 2 बराबर में 0 है। कोई दिक्कत आप लोग को, यही क्वेश्चन है क्या, यस यही क्वेश्चन है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं लेकर के। चलिए यहाँ पर मैं उठा लेता हूँ थोड़ा ब्लू वाला पेन। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको भी अपन सेंटेंस में जमाते हैं। आइए निकाल लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x है तो 3x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y का मान तो यहाँ पर दिया नहीं है, दिया है क्या, नहीं दिया। अब हमको कैसे पता कि y का मान नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, जिसमें से हमने पहले बता दिया है कि a b c, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने अचर राशि माना हुआ है। क्या माना है, इसको हमने अचर राशि माना हुआ है। तो ए बी सी है ना, तो अचर राशि क्या होती है, संख्या वाली 1 2 3, ये होती है अपनी अचर राशि। तो हमारे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3x, ए का मान तो मिल गया, बी का मान क्या है, नहीं है, और सी का मान क्या है
2 है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें चर संख्या नहीं दिख रही है। जब चर संख्या हमें नहीं दिख रही है तो मतलब क्या हुआ, वह हमारी सी वाला है। कौन सा है? सी, क्योंकि सी हमारा क्या है? अचर है ना। तो ये सी का मान है, मतलब यहाँ पर बी का मान क्या है? अभी नहीं दिया हुआ है। तो बी का मान अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया हुआ है तो क्या मैं बी के स्थान पर शून्य रख सकता हूँ क्या? यस, शून्य रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बी का मान शून्य है और शून्य का मान कुछ नहीं होता है ना। तो हमें चाहिए मान, तो हमने क्या किया, यहाँ पर शून्य रख दिया। तो क्या मैं y इंटू शून्य कर सकता हूँ? यस, क्योंकि शून्य का गुणा किसी भी संख्या के साथ किया जाए वह शून्य ही हो जाता है ना। चलिए, तो y का मान मिल चुका है और ये प्लस में 2 है तो 2, बराबर में 0 है तो 0। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर क्लियर हुआ है आप लोग को? चलिए, अब क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट में। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना। समीकरण 1 की तुलना किससे करना है अपन को? व्यापक रूप से। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करना है? तुलना करना है अपन को। तो तुलना करने पर चलिए तुलना कर दीजिए। तो a बराबर क्या है? यहाँ पास 3 है। b बराबर 0 का गुणा अगर तुम y के साथ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह 0 ही हो जाएगा। चलिए, b का मान मिल चुका है। अब c का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ? 2 दिया हुआ। तो यहाँ पर c बराबर 0, सॉरी c बराबर 2। यार कहाँ दिमाग चलता रहता है मेरा भी यार। चलिए, ये हो गए अपने तीनों आंसर। a b c का मान चाहिए था। हमारा क्वेश्चन तो यही पूछा था ना कि पहले इसके हमें a b c तीनों का मान निकालना है। किससे? रैखिक समीकरण से। तो हमने रैखिक समीकरण से a b c तीनों का मान निकाल लिए हैं। कोई डाउट आप लोग को यहाँ पास भी? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। बस आप लोग को अपने माइंड में बैठा के रखना है। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं 7वां नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान देना, क्या मैं सही लिख रहा कि नहीं लिख रहा। तो यहाँ मैं 7वां नंबर डाल रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन अपना y-2 बराबर 0। आइए इसको करते हैं सॉल्व। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि y का मान दिया है, मतलब कि b का मान दिया है लेकिन c का मान नहीं, c का मान b और c का मान दिया है लेकिन x का मान नहीं दिया है ना। क्या है यहाँ पर? x का मान नहीं दिया हुआ है, क्योंकि y क्या है? b का मान है और c का मान क्या है? 2, जो अचर है। लेकिन a का मान नहीं दिया है, तो चलिए a का मान यहाँ पर मान लेते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर भी क्या करेंगे? मानेंगे। चलिए मान लेते हैं। तो क्या मैं a का मान क्या मान लूँ? 0 मान लूँ। और a का मान क्या है? ax होता है। तो क्या 0 इंटू में x कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? क्या? यस, प्रॉपर तरीके से मैं कर सकता हूँ। चलिए, प्लस y है यहाँ पास, तो y मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। माइनस में 2 है तो माइनस का 2 कर सकता हूँ। बराबर में 0 है तो माइनस बराबर में 0। और मैंने इसको दे दिया क्या? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं अपन? समीकरण 1 की तुलना करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 की तुलना किससे करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से करने पर, है ना। कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस जमा के लिखना है, किसी भी प्रकार का लिख सकते हैं। आइए तुलना कर देते हैं। अगर x का गुणा मैं 0 के साथ कर दूं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो a का मान अपन को क्या मिल गया? 0 मिल गया। b का मान यहाँ पर y दिया हुआ है ना। तो y के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? एक छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है। तो क्या मैं b का मान 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और c का मान तो डायरेक्टली दिया हुआ है माइनस का 2। तो ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंतिम और लास्ट बचा है मेरे हिसाब से, नहीं है ये यहाँ है ना। चलिए, तो इसका चैप्टर पूरा समाप्त होने वाला है। तो अंतिम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही लाड प्यार और दुलार के साथ। आइए तो इसका भी लाड प्यार दुलार के साथ देख लेते हैं। तो यहीं पास में क्या होता है, मैं पूजा देता हूँ ना, एडजस्ट कर दे रहा हूँ, है ना। नया पेज कहाँ ऐड करते रहेंगे। चलिए, बस आप लोग को समझना है, बाकी तो मैं सब समझा ही देता हूँ। चलिए 8वां क्वेश्चन लिख दूँ क्या यहीं पास में? चलिए, तो 8वां है अपना 5 बराबर
2x। अब इसको देखिए यह क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है ना। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सब सही है, बस क्या किया है कि घुमा फिरा दिया है। क्या किया है? घुमा फिरा दिया है। और हमको क्या करना है? हमको घूमना फिरना नहीं है, हमको क्या करना है? हमें सिर्फ समझना है। आइए समझते हैं। तो यहाँ पर क्या किया है कि x का मान दे दिया लास्ट में, जो कि कहाँ होना चाहिए? शुरुआत में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए। आइए तो इसे क्या करते हैं? सेंटेंस में जमाते हैं। तो क्या है? 2x है, तो ये कर दिया हमने 2x। अब ये क्या है? 5। किसका मान है? 5 c का मान है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें दिख रही है क्या? चर संख्या नहीं दिख रही। जब हमें कोई चर संख्या दिख नहीं रही है तो स्वाभाविक सी बात है, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वहाँ पास लाना पड़ेगा चर संख्या को। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अभी प्लस का है तो बराबर के उस पार लेके चलते हैं, तो ये बन जाएगा अपना माइनस का। तो ये बन गया अपना माइनस का 0 और बराबर में कर दिया अपन ने 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या होता है कि b का मान अभी अपन को नहीं मिला है, और b का मान हमारा क्वेश्चन में भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? b का मान निकालेंगे। तो b का मान कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस। तो 2x है तो 2x यहाँ पर रहेगा, प्लस है तो प्लस। y का मान तो क्या मैं 0 इंटू वाई कर सकता हूँ, तभी तो हमें b का मान निकलेगा। हाँ यस। और ये माइनस में है, -5 है तो ये माइनस का 5 कर देता हूँ, बराबर में 0 है तो 0, और इसको मैंने दे दिया सम का नंबर 1। क्या निकल आया? सभी का मान। यस, सभी का मान हमने निकाल लिया है। चलिए समीकरण एक के साथ तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर करते हैं समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। आइए कर देते हैं। तुलना करेंगे तो a के स्थान पर क्या है इसमें? देखिए यहाँ पर ये a लिखा हुआ है, और यहाँ पर a के स्थान पर क्या है? 2 है। तो क्या मैं a के बराबर में 2 कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। आइए b का मान देखते हैं। यहाँ पर देखिए b का मान पे क्या है? यहाँ पर क्या है? 0 है। मैं 0 का गुणा y के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा? y भी हमारा 0 बन जाएगा। तो क्या b बराबर 0 आएगा क्या मान? यस, 0 ही आएगा यहाँ पास। चलिए बात करते हैं c की जगह पर क्या है? -5। तो मैं डायरेक्टली c बराबर -5 कर देता हूँ। ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया क्या? अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो एक बार पुनः वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके पुनः आराम से देखिएगा, और एकांत जगह में बैठ के देखिएगा, और पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठिएगा, ताकि जहाँ पास भी कुछ भी डाउट हो उसको अपने कॉपी में नोट करिए और उसे समझिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए मिलेंगे प्रश्नावली 4.2 के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।